हेलो दोस्तों, मैं संदीप लॉयल आप सभी का एसएससी लॉयल क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। अपकमिंग एग्जाम है एसएससी का, सीजीएल मेंस का और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का। दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज भी 7500 प्लस हैं और जीएस का अगर देखा जाए पोर्सन तो आप सबको पता होगा जीएस के 50 क्वेश्चन जो है आप सबसे यहाँ से पूछे जाएंगे अगर आप दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग अपनी क्लासेज में क्या कर रहे हैं, 2023 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 में जो एग्जाम हुए हैं, जो टीसीएस ने जो एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं एसएससी के, उन एग्जाम में सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन आए हैं उन सबका हम लोग यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन कह सकते हैं या हम लोग उनकी वीडियो क्लासेस यहाँ पे कर रहे हैं जनवरी से लेके अब तक। जीडी से हम लोग ज्योग्राफी की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। ज्योग्राफी की क्लास 50% क्वेश्चन जो होंगे वो प्रीवियस एग्जाम से ही पूछ लिए जाते हैं और प्रीवियस एग्जाम से आप सबको एक आइडिया भी हो जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं या कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां से ज्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। 2023 में इसके अलावा सीजीएल सीएचएसएल टायर 1, उसके साथ साथ एमटीएस 2022 का जो 2023 में हुआ था टायर 1, सीजीएल सीएचएसएल मेंस जो हुआ था 2022 का, सिलेक्शन पोस्ट पेज 11, ये सभी पेपर हम लोग कर रहे हैं। एसएससी लॉयल क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे ये पूरा का पूरा कंटेंट सॉल्यूशन के साथ आप सबको पीडीएफ फॉर्मेट में दिया गया है, वहां से आप सब पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं ज्योग्राफी से। और आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, फर्स्ट वन क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है तो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है कौन सा अक्षांश रेखाएं हैं, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, अंटार्कटिक और कर्क रेखा। तो मकर रेखा या भूमध्य रेखा तो है ही नहीं, भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर से आप यूं कह सकते हैं कौन सी रेखा गुजरती है, तो उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। और दक्षिण से अगर पूछा जाता तो कहते मकर रेखा हो गई है, तो कर्क रेखा है। सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्क रेखा। ये भारत के ठीक मध्य से गुजरने वाली रेखा हो गई है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली हो गई है। 8 राज्यों से यह रेखा भारत में से पास होती है। कितने राज्यों में से, 8 राज्य, और बिल्कुल मध्य में से। तो आप लिख सकते हैं वो कौन से राज्य हो गए हैं जिनसे ये पास होती है। राजस्थान है, मध्य प्रदेश हो गया है, उसके साथ साथ जो है गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। यहां से भी आता है पेपर में कि कितने राज्यों से गुजरती है और कौन सा वो राज्य है या नहीं है करके, दोनों में से ही आप सबसे पूछ सकता है वो। झारखंड है, मिजोरम, त्रिपुरा, बताइए एक राज्य यहां से लेफ्ट हुआ है, कौन सा राज्य है जिसमें से कर्क रेखा, ये आप सबको कमेंट करके बताना है। कौन से हो गए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा। राजस्थान हमने ले ही लिया है। चलिए 8वां जो राज्य है वो कौन सा है दोस्तों, वेस्ट बंगाल है। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत में से पास होती है, ये पॉइंट पे आप सब यहाँ से ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कर्क रेखा को कौन सी नदी जो है वो 2 बार काटती है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो सही आंसर क्या होगा, माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखिएगा ये पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है। अरेबिका कॉफी जो है सर्वाधिक भारत के किस राज्य में होती है, वो आप सबसे ये क्वेश्चन जानना चाहता है। सर्वाधिक अरेबिका कॉफी या कॉफी का उत्पादन भी सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में होता है। असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। असम में सबसे ज्यादा जो है, असम में चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा असम में होता है। पश्चिम बंगाल में जो है जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में। और कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, कर्नाटक में। कर्नाटक के साथ साथ जो है केरल में भी कॉफी का उत्पादन होता है, केरल में भी और तमिलनाडु में भी। ये 3 वो भारतीय राज्य हैं जिनमें सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। अगर असम में पूछेगा चाय है, पश्चिम बंगाल में जूट हो गया है और जूट का अनुसंधान केंद्र भी है। जूट अनुसंधान केंद्र जुटे थे जहां पर मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, कहां पे दी गई थी, बैरकपुर में।
तो जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है दोस्तों, बैरकपुर में है। ये बैरकपुर भी कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल में ही है। जैसे दो बातें आप सबको याद हो सकती हैं। तो मंगल पांडे को फांसी भी कहाँ पे दी गई थी, तो बैरकपुर जेल में, और 1857 की क्रांति के पहले शहीद थे मंगल पांडे। और दूसरा अनुसंधान केंद्र भी जूट का कहाँ पे हो गया, बैरकपुर में। अरेबिका कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, तो आंसर होगा कर्नाटक में सबसे ज्यादा। केरल तमिलनाडु में भी जो है अरेबिका कॉफी का उत्पादन होता है। असम में चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा हो रहा है, और पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन, ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल के साथ साथ जूट का उत्पादन जो है वो बांग्लादेश में भी होता है, बांग्लादेश में भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद सही आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब करवाई गई थी। संपूर्ण जनगणना भारत में कब करवाई गई थी सबसे पहले। जनगणना पर जो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन क्वेश्चन पे ध्यान देना है। एक तो पूछेगा पहली जनगणना, एक पूछेगा फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, संपूर्ण जनगणना, कंप्लीट सेंसस। तो हिंदी में इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इंग्लिश मैंने यहाँ पे लिख दिया है पहली पूर्ण जनगणना, पहली डिजिटल जनगणना, फर्स्ट डिजिटल। और अगर आप सबसे पूछे जाति आधारित जनगणना करवाने वाला पहला राज्य, जाति आधारित जनगणना करवाने वाला भारत का पहला राज्य, यानी यहाँ से ये क्वेश्चन आप सबसे जो है पेपर में पूछे जा सकते हैं। पहली जनगणना कब होती है, ये 1872 में होती है। उस समय भारत का जो है वायसराय कौन था, मेयो। तो मेयो के समय में होती है। मेयो का समय 1872 का इंपॉर्टेंट रहा। 1872 में मेयो, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना, पहली जनगणना भी 1872 में, और 1872 में मेयो की हत्या भी हो जाती है। कंप्लीट सेंसस की बात करेगा तो ये कब होती है, 1881 में होती है। कंप्लीट सेंसस 1881 में। ये किसके समय की बात है, तो ये रिपन के समय की बात है। और फर्स्ट डिजिटल सेंसस 2021 क्यों नहीं है, ये लेट हो रही है कोरोना की वजह से, 2021 में होगी। जाति आधारित जनगणना करवाने वाला भारत का पहला राज्य तो बिहार, आप ध्यान रखेंगे, बिहार जाति आधारित जनगणना। अब जनगणना का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको बोलते हैं महापंजीक या जनगणना आयुक्त। और सबसे पहला जो था उसका नाम था, जिसने 1881 में करवाई थी, वो था डब्ल्यू प्लोडन। क्या नाम था, डब्ल्यू प्लोडन के अध्यक्षता में जो है भारत में पहली कंप्लीट सेंसस करवाई जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। एक चीज का ध्यान रखिएगा, सेंसस पे, जनगणना पे सबसे ज्यादा पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते ही किस टॉपिक पे हैं, जनगणना के टॉपिक पे आते हैं। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट है, तमिलनाडु तट पर अधिकतम वर्षा डैश और डैश के दौरान होती है। तमिलनाडु के तट पर एक मानसून के बात करते हैं हम लोग। मानसून में, मानसून सबसे पहले भारत के किस राज्य में आती है, केरल में आती है। कब आती है, तो सामान्य ये फर्स्ट वीक ऑफ जून में, जून के पहले सप्ताह में आती है। लेकिन तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें लौटती हुई मानसून से वर्षा होती है। लौटती हुई मानसून से, या उसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में वर्षा होती है, तमिलनाडु में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। एक तीसरा क्वेश्चन जो है यहाँ से ये भी आता है कि सर्दियों में जो है, सर्दियों में भारत के किस राज्य में बाढ़ आ जाती है। सर्दियों में जो है बाढ़ भारत के किस राज्य में आती है, तो तमिलनाडु में जो है सर्दियों के समय में बाढ़ आ जाती है। इसमें बारिश जो है वो कब होती है, अप्रैल और मई में नहीं होती है, मई और जून में नहीं होती है, अगस्त सितंबर और अक्टूबर नवंबर। तो जैसा सर्दियों में बाढ़ आती है तो नवंबर का महीना सर्दियों में काउंट हो गया है, तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो है तमिलनाडु में वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मानसून किस राज्य में आती है, केरल में, फर्स्ट वीक ऑफ जून में आती है। लौटती हुई मानसून से किस राज्य में बारिश होती है, तमिलनाडु में। तो लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून भी कह देते हैं, तमिलनाडु राज्य में बारिश होती है। सर्दियों के महीने में किस राज्य में बाढ़ आती है, तो तमिलनाडु में जो है सर्दियों के महीने में, सर्दियों के मौसम में बाढ़ आती है, तमिलनाडु राज्य। ये ध्यान रखिएगा, 3-4 पॉइंट हैं जो जलवायु या मौसम से संबंधित जो है यहाँ से तमिलनाडु से पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो है तमिलनाडु में बारिश होती है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन आप सबके लिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। जनगणना पे साक्षरता दर से पूछा हुआ है। साक्षरता दर अगर आप सबसे पूछेगा भारत की साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी थी। दूसरा अगर आप सबसे पूछेगा पुरुष साक्षरता दर यानी मेल कितनी थी, और फीमेल साक्षरता दर जो है वो कितनी रही। सबसे ज्यादा यहाँ पे पूछा है महिला साक्षरता दर जो है वो किस राज्य में थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, केरल राज्य में सबसे अधिक जो है महिला साक्षरता दर थी। दूसरे नंबर पे मिजोरम राज्य आता है, ये भी ध्यान रख लेना है। पुरुष साक्षरता दर कितनी थी भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 74.04%, सामान्य 74 पॉइंट भी लिख देते हैं।
पुरुष साक्षरता दर अगर आप सबसे पूछेगा तो 82.14%। महिला साक्षरता दर अगर आप सबसे पूछेगा 2011 जनगणना के अनुसार तो 65.46%। केरल सर्वाधिक साक्षर राज्य रहा। केरल जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर राज्य रहा था और इसकी साक्षरता दर 93.91% थी। इसको कई बार 94% भी लिखा मिलता है। 93.91% जो है वो केरल की साक्षरता दर रही 2011 की जनगणना के अनुसार। और सबसे कम अगर आप सबसे पूछेगा तो सबसे कम जो है वो बिहार राज्य की रही थी। बिहार की साक्षरता दर जो है वो सबसे कम रहती है। यहाँ से हम लोगों ने क्या पढ़ा, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की साक्षरता दर कितनी थी, 74.04%। साक्षरता मतलब पढ़े लिखों से संबंधित है और इसमें कितने उम्र वाले किए जाते हैं कंसिडर, तो 7+ उम्र वाले जो है इसमें शामिल किए जाते हैं जो पढ़ लिख सकते हैं। 74.04% भारत की साक्षरता दर थी। पुरुष साक्षरता दर 82.14%, महिला साक्षरता दर 65.46%। ध्यान रखेंगे केरल भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य रहा 93.91% के साथ, जिसको लगभग 94% भी बोल दिया। और सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा रहा था, बिहार, 62% के आसपास जो है बिहार की साक्षरता दर रहती है। आगे बढ़ेंगे, साक्षरता में कितनी उम्र वालों को शामिल किया जाता है, तो 7+ उम्र वालों को जो है वो साक्षरता में शामिल किया जाता है। चलो आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। फिर देखिएगा रिकॉर्डेड वीडियो का फायदा होगा, हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे सीधा टू द पॉइंट और क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। भारत में प्रत्येक डैश में एक बार जनसंख्या या जनगणना की जाती है। जनसंख्या की जनगणना प्रत्येक कितने वर्ष के बाद होती है भारत में, ये आप सबको यहां से बताना है, ठीक है। देखिएगा जनगणना जैसे मैंने कहा सबसे पहली जनगणना कब होती है, 1872 में हुई थी। उसके बाद रेगुलर या कंप्लीट सेंसस कब होती है, 1881 में। उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जो है जनगणना करवाई गई, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना करवाएगी। 1881 में जनगणना करवाने का दायित्व किसके पास था, तो आंसर होगा W प्लॉडर उस समय भारत का जनगणना आयुक्त था। उसके बाद अगर आप सबसे पूछे आजाद भारत की सबसे पहली जनगणना कब होती है, तो 1951 में आजाद भारत की सबसे पहली जनगणना होती है। और इस समय कौन था, तो R.A. गोपाल स्वामी भारत के जनगणना आयुक्त थे। R.A. गोपाल स्वामी, R.A. गोपाल स्वामी। और वर्तमान में कौन है ये आप सब कमेंट करके बताइएगा। एक ऑप्शन आप सबके लिए है विवेक जोशी, क्या ध्यान रखोगे, विवेक जोशी, ठीक है। और कितने वर्ष के बाद होती है, तो 10 वर्ष के बाद जो है वो जनगणना करवाई जा रही है, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये जिस शिफ्ट में आया, सी हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विषम का चयन करें और संकेत भी दिया हुआ है रेशेदार फसलें, फाइबर क्रॉप्स, रेशेदार फसलों के लिए। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है, रूट, जूट को। तो कपास, जूट और सन हेम्प जो है ये रेशेदार फसल है, जबकि रबड़ आप सबको पता है ये रेशेदार फसल नहीं है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बी सही आंसर होगा। कपास, जूट और सन हेम्प जो है वो गोल्डन यूं कहेंगे आप लोग रेशेदार फसलें हैं। कपास जो है सर्वाधिक, कपास किस मिट्टी में होती है भाई, तो आप सबका आंसर होगा सर्वाधिक कपास जो है ब्लैक सोइल, काली मिट्टी में जो है सबसे ज्यादा कपास होती है। भारत के किन राज्यों में सबसे ज्यादा होती है कपास का उत्पादन, तो गुजरात, महाराष्ट्र में जो है वो सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। गुजरात और महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। आगे बढ़े इसके बाद, तो ये भी आसान था, रबड़ इसमें आसानी से आप सब चूज कर सकते थे क्योंकि ओड फाइंड आउट करना था आप सबको यहाँ से। नेक्स्ट है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार जो है वो सबसे पहले 10 वर्ष पहले किसने करा था, चीन ने करा था। और जबकि रेशम मार्ग की खोज किसके द्वारा, यानी रेशम मार्ग अगर आप सबसे पूछेगा तो क्या आंसर करिएगा, कनिष्क के द्वारा। क्या नाम है, कनिष्क। कनिष्क किस वंश का शासक था, तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, ध्यान रखिएगा। कनिष्क के समय में कुछ बहुत बड़े इंपॉर्टेंट विद्वान आते हैं, जैसे चरक संहिता की रचना करने वाला चरक आता है, भारत का आइंस्टीन कहा जाने वाला नागार्जुन आता है, काफी सारे, अशोक घोष आता है, वसुमित्र आता है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, हिस्ट्री में हम लोग इनको पढ़ेंगे। तो 7000 वर्ष पहले जो है रेशम बनाने की तकनीक की डिस्कवरी जो है चीन के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, तो जीडी कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था, जीडी कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था 2023 में, उस 22 की वैकेंसीज के लिए 2023 के एग्जाम डेट पहले ही जो है एसएससी के द्वारा जारी कर दी गई है। तो उसमें से क्वेश्चन हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके सारा टॉपिक 2023 के लगभग 5000 जीएस के क्वेश्चन हम लोग जो अपने क्लास में
कंप्लीट कर लेंगे और हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन करते चलेंगे। ज्यादा नहीं तो 3-3 पाते तो हमारे क्वेश्चन में करेंगे तो 15,000 क्वेश्चन आप सबके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। और लगभग आप ये मानेगा कि करंट अफेयर के टॉपिक को छोड़ के यानी योजनाएं और करंट अफेयर अगर हम लोग अलग कर दें तो बाकी सब आप सबको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखिएगा, स्वतंत्रता के समय भारत के लगभग 10% जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर थी। भारत की कृषि पर निर्भर जनसंख्या पूछिए आजादी के समय कितने प्रतिशत लोग जो है वो कृषि करते थे। सही आंसर क्या हो जाएगा, 75% लोग जो हैं वो कृषि पर आधारित थे, कृषि करते थे। जब हम लोग हमारे इकोनॉमी के क्षेत्र पढ़ के आते हैं तो आप सबको ध्यान हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जान लीजिएगा। इकोनॉमी में एक आता है प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, एक आता है आपका द्वितीयक सेक्टर सेकेंडरी, और एक आता है आपका टेरिसरी तृतीयक क्षेत्र के नाम से। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में वो उत्पाद शामिल होते हैं जो कृषि या फिर आप ये कहिएगा पी से प्राइमरी प्राथमिक पर्यावरण, जो हमें कहां से मिलते हैं, हमारे पर्यावरण से मिलते हैं, इन्वायरमेंट से मिलते हैं, इन्वायरमेंट से वो इस पर शामिल होते हैं। इन्वायरमेंट इसका जो उत्पाद था, इसका उत्पाद जो था वो द्वितीयक क्षेत्र के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, रॉ मटेरियल का काम। एग्जाम्पल से समझिएगा क्यों बता रहा हूं, वो यहीं से इसी से टॉपिक से बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से कि जैसे यहां से इन्वायरमेंट से हमने करी भैया खेती बाड़ी कृषि करी, ठीक है, तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र के लिए आता है। इसी में हमने एक फसल उगाई थी गन्ना, ठीक है, गन्ना जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का क्या है, हमने गन्ना खेत से निकाला गन्ना और ये हमारा क्या बना, प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद है। अब ये गन्ना पहुंचेगा शुगर मिल में, जहां से इससे क्या बनाई जाएगी, इंडस्ट्री से चीनी बनाई जाएगी। तो शुगर इंडस्ट्री जो है यानी जो इंडस्ट्रीज हैं वो किस क्षेत्र में आ गई हैं, तो द्वितीयक क्षेत्र में आ गई हैं। और तृतीयक जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं सेवा का क्षेत्र, इसको क्या बोला गया, सेवा का क्षेत्र बोला गया, सेवा का क्षेत्र। अब यहां जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा था वो ये, आजादी के बाद भारत में पहली पंचवर्षीय योजना आती है, सुनिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना आती है। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो ये 1951 से 1956 थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, कृषि को इसमें जो है प्राथमिकता दी गई थी और इकोनॉमी का 55% जो है वो प्राइमरी सेक्टर से आया था पहले 1951 या 1950 में। उस समय से पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर काम करती थी या कृषि आधारित थी, तो 75% थी। आजादी के बाद या 1950 में जो है इकोनॉमी का कितना प्रतिशत जो है वो कृषि से आता था या प्राथमिक क्षेत्र से आता था, तो 55% आता था, ये ध्यान रखिएगा। अब ये 55% शिफ्ट हो गया है सेवा के क्षेत्र पे। 2020 में अगर आप सबसे पूछे तो इकोनॉमी का 55% जो है वो सेवा के क्षेत्र से आता है। कहां से आता है, सेवा, यानी आप इसको बोल सकते हैं टेरिसरी यानी तृतीयक क्षेत्र, जिसमें रेलवे हो गया है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया है, पूरा का पूरा हेल्थ हो गया है, तो ये बैंकिंग हो गया है, ये आपके सेवा के क्षेत्र बोल दिए गए हैं इनको। तो यहाँ से अब इकोनॉमी आती है सबसे ज्यादा, यानी हमारी अर्थव्यवस्था में अब सबसे ज्यादा रोल जो है वो इस तृतीयक क्षेत्र का हो गया है। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर जो मॉडल पर आधारित थी, उसमें कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, उद्योगों को दरकिनार किया गया था। ऐसी बात हुई फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी जब, तो वो सारा हम लोग इकोनॉमी में अलग से पढ़ेंगे। यहाँ आपको दो बातों का ध्यान रख लेना है, आजादी के बाद कृषि पर आधारित कितनी जनसंख्या, 75%। आजादी के बाद यानी 1950 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत इकोनॉमी का जो है प्राथमिक क्षेत्र से आता था या कृषि से, तो 55% आता था। ये दोनों टीसीएस ने पूछे, मैं कोशिश करता हूँ अपने क्लास में हर एक बात को 3 बार दोहरा दूं ताकि आप सबके माइंड में सेट हो चुकी हो। आगे बढ़ाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण डैश उत्तरी मैदानों के ऊपर थिथिल हो जाता है। तो ये एक डेफिनेशन पूछी गई है। इस बार ये चीजें बड़ी खास थी, 2022-23 के जो पेपर हुए थे उनमें ज्योग्राफी से डेफिनेशन, परिभाषा जो है वो ज्यादा पूछी गई थी। और एक सिंपल डेफिनेशन है, भारत में अक्टूबर नवंबर में पहला क्या लिखता है, सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण क्या हो जाता है, मानसून ट्रफ आता है, मानसून ग्रत आता है, कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है। ITCZ भी बोल देते हैं, ITCZ। आई का मतलब इंटर, टी का मतलब ट्रॉपिक, सी का मतलब कन्वर्जेंस और जी का मतलब जोन। ठीक है, इंटर ट्रॉपिक कन्वर्जेंस जोन, ITCZ कम वायुदाब वाला क्षेत्र बन जाता है, कम वायुदाब वाला क्षेत्र, कम वायुदाब वाला क्षेत्र। तो मानसून गत एक डेफिनेशन है,
ज्योग्राफी में डेफिनेशन अब ज्यादा पूछी जा रही है, तो प्रीवियस जो डेफिनेशन पूछेगी उनको एक बार माइंड में सेट जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट पे आते हैं फिर हम लोग इसके बाद। नेक्स्ट है डैश एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,006 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति जो है 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। गर्मियों में तो इनकी स्पीड लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दियों में इनकी स्पीड जो 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये क्या है, इन हवाओं को किस नाम से जाना गया? ये भी एक डेफिनेशन है, ये लगातार डेफिनेशन एक ही पेपर में पूछी गई थी ज्योग्राफी से, भूगोल से। इनको क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम कहते हैं, जेट धाराएं हो गई हैं। इनको क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम या जेट धाराएं हो गई हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी सही आंसर होगा। एक संकरी पट्टी स्थित क्षोभ मंडल में जो अत्यधिक ऊंचाई पर है 12,006 मीटर से अधिक और पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति जो है गर्मियों में 110 किलोमीटर और सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इनको क्या नाम दिया गया? जेट स्ट्रीम या जेट धाराएं कहा गया। नेक्स्ट देखो इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? दमनदीव, पुदुचेरी, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। दमनदीव का तो सबसे कम रहा, दमनदीव का सबसे कम रहा। पुदुचेरी का सबसे ज्यादा रहा, 1037 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या। पुदुचेरी का एक जिला है माहे, माहे भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। माहे, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो पुदुचेरी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला रहा और जबकि दमनदीव पुदुचेरी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा और सबसे कम वाला दमनदीव रहा। यही बात अगर आप सबसे राज्यों में पूछी जाती है तो राज्य में हम लोग क्या कहते हैं? सर्वाधिक वाला जो है वो कौन सा रहा? केरल। और सबसे कम वाला जो है वो कौन सा रहा? बिहार। लिंगानुपात पूछा है ना तो हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा से इसके लिए एक योजना भी शुरू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में पानीपत से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस योजना की शुरुआत भी होती है। तो साक्षरता दर और लिंगानुपात दोनों ध्यान रखना। साक्षरता दर में केरल सबसे ज्यादा साक्षर और बिहार सबसे कम रहा, जबकि लिंगानुपात में केरल सबसे ज्यादा लिंगानुपात के साथ और हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात के साथ रहा। हरियाणा का लिंगानुपात 879 था। 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी थी? 879, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और भारत का कितना था? 943। इंडिया का लिंगानुपात अगर आप सबसे पूछे कि भारत का लिंगानुपात कितना रहा तो आप सबका आंसर होना चाहिए 943, भारत का लिंगानुपात रहा, ठीक है। चलिए आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट है चीनी उद्योगों के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या है? चीनी उद्योग जो है वो सेकेंडरी, द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। शकरकंद, रासायनिक स्वीटनर, गन्ना और सेब। चीनी किससे बनाई जाती है भाई शुगर इंडस्ट्री में? तो गन्ना से बनाई जाती है। तो गन्ना जो है वो शुगर उद्योग या शुगर इंडस्ट्री के लिए क्या रहता है? प्राथमिक रहता है, यानी कह सकते हैं वो कच्चे माल की जगह रॉ मेटेरियल के रूप में काम लेते हैं उसका गन्ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन, नाम क्या है? NBHM नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो डैश क्रांति से जुड़ी हुई है। NBHM जो है ये 2019-20 में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। किस क्रांति से? स्वर्ण क्रांति, मिष्ठान, नमकीन और शहद। जैसा लिखा है ना यहाँ पे मधुमक्खी पालन, तो ये मिष्ठान क्रांति से है, शहद क्रांति नहीं, मिष्ठान क्रांति से संबंधित जो है जुड़ी हुई एक योजना है NBHM। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का? बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट से। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? यानी भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है दुनिया का क्षेत्रफल का भारत में है? देखिएगा भारत का सबसे पहला तो क्षेत्रफल कितना है आपको पता हो? क्षेत्रफल कितना है भारत का? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये भारत का क्षेत्रफल है, जो दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है। 2.4% है पहला। भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितना प्रतिशत रहता है भारत में? दुनिया का, तो दुनिया का जो है 17.4
7% जो है भारत में निवास करती है जनसंख्या। तो 17.5% ले लीजिएगा, बड़े स्तर पर आप देख सकें 17.5% भारत में निवास करती है। और आप क्षेत्रफल का 2.4% है भारत के पास, जबकि आबादी के हिसाब से जो है 17.5% लोग भारत में रहते हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा देश है, तो चाइना जो है वो सबसे बड़ा है, चाइना का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो कनाडा का सबसे ज्यादा है। कनाडा कहाँ पे है, तो ये अमेरिका में है। तो तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका हो गया है, अमेरिका का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल हो गया है। चाइना, कनाडा, सॉरी पहले नंबर पे तो क्षेत्रफल के हिसाब से, आबादी के हिसाब से नहीं, पहले नंबर पे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पूछा है ना, सॉरी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है वो किसका है, रूस का जो है वो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, रूस का। उसके बाद आप कहेंगे किसका क्षेत्रफल है, रूस के बाद कनाडा, क्षेत्रफल चाइना, भारत से जो बड़े हैं जिनका क्षेत्रफल ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अमेरिका कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 और रसिया 6। तो भारत जो है क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से नंबर पे आता है, तो भारत जो है क्षेत्रफल के हिसाब से 32,87,263 किलोमीटर के हिसाब से जो है भारत का क्षेत्रफल, भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, 7वें नंबर पे भारत आता है। 2.4% ध्यान रखेंगे। आबादी का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है, तो 17.5% पॉपुलेशन जो है वो भारत में निवास करती है, 17.5% पॉपुलेशन के साथ। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहां से नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा जलमार्ग जो है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करता है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। स्वेज नहर, पनामा नहर, कील नहर और वोल्गा डोन नहर। कील नहर तो जो है दोस्तों ये जर्मनी में है, कील नहर कहाँ पे है, तो ये जर्मनी में है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने का काम करती है। कील नहर किसको जोड़ती है भाई, ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को आपस में जोड़ती है। पनामा नहर जो है ये जल मार्ग पनामा में स्थित है, जो किसको जोड़ने का काम करता है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। स्वेज नहर जो है ये मिस्र में है, स्वेज नहर, और ये किसको जोड़ने का काम करती है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से। पनामा नहर पनामा में है, जो कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। स्वेज नहर जो है मिस्र में हो गई है स्वेज नहर, और ये क्या करती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। कील नहर जर्मनी में स्थित है, जो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का काम करती है। और जब आप भारत प्रायद्वीपीय भारत पढ़ के आते हो तो इस साइड हमारा क्या है भैया, बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। इस साइड पढ़ के आते हैं अरब सागर, अरबियन सी हो गया है, भारत के पश्चिम में स्थित है। और दक्षिण में अगर पूछेगा तो हिंद महासागर है, हिंद महासागर जो है वो कहाँ पे स्थित है, ये दक्षिण में स्थित है। हिंद महासागर के उत्तर पश्चिमी हिस्से को किस नाम से जाना जाता है, तो आप सबका आंसर होगा अरब सागर के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर के उत्तर पश्चिमी हिस्से को किस नाम से जाना जाता है, तो अरब सागर के नाम से इसे जाना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसके बाद कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है। इन चीजों को स्थानांतरित करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो किन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गैस जो है, गैस के लिए मैं आप सबको बताता हूँ, पेपर में टीसीएस ने एक पाइप पूछी थी, पाइपलाइन HVJ, HVJ गैस का स्थानांतरित करते हैं। कच्चा तेल जो यहाँ पे लिखा क्रूड ऑयल, नहरकटिया, नूनमती और बरूनी, एक ये पाइपलाइन है। ये दो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है जिन पे टीसीएस पेपर में क्वेश्चन पूछ चुका है। ये फर्स्ट क्रूड ऑयल की पाइपलाइन है, फर्स्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन, पाइपलाइन ये जो है असम से बिहार के बीच है, असम से बिहार के बीच कच्चे तेल की पाइपलाइन हो गई है। ये वाली जो पाइपलाइन है ये पहली फर्स्ट इंटरस्टेट गैस पाइपलाइन आप कह सकते हैं, फर्स्ट इंटरस्टेट गैस पाइपलाइन। इन पे पेपर में क्वेश्चन बहुत पूछे भाई,
ये इंटरस्टेट पाइपलाइन है जो गुजरात से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक आती है। हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में आती है। किन किन राज्यों से ये पाइपलाइन गुजरती है? तो उनमें गुजरात हो गया है, गुजरात से मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर हो गया है, उत्तर प्रदेश है। इन राज्यों से जो है ये पाइपलाइन गुजरती है। इस पाइपलाइन का संचालन जो है 1986 से कौन कर रहा है? गेल। गेल की स्थापना कब होती है? 1984 में, और गठन के बाद से जो है ये एचवीजे पाइपलाइन का संचालन कर रहा है। गेल एक महारत्न कंपनी है। गेल भारत में वर्तमान में महारत्न कंपनी है। तो अब इन दोनों पाइपलाइन को समझाने के लिए अब आप समझ ही गए हैं कि कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों, प्राकृतिक गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो है आजकल किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? केबल का, हवाई मार्ग का, बस का या पाइपलाइन का? तो किसका इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों? पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। दो पाइपलाइन मैंने आप सबको बताई है, एक एनएनबी पाइपलाइन, एक एचवीजे पाइपलाइन। फटाफट से इनको सर्च कीजिएगा, इनके बारे में पढ़िएगा, और पेपर में आप सबसे यहाँ से टीसीएस जो पहले ही क्वेश्चन पूछ चुका है। इन दोनों पाइपलाइन को ध्यान रखिएगा। एचवीजे फर्स्ट इंटरस्टेट गैस पाइपलाइन है, जबकि एनएनबी जो है ये फर्स्ट क्रूड ऑयल पाइपलाइन है। पहले क्रूड ऑयल की पाइपलाइन है ये, दोनों ध्यान रखिएगा। असम से बिहार तक जाती है, और ये पाइपलाइन गुजरात से उत्तर प्रदेश के जो उर्वरक संयंत्र है उसको गैस की आपूर्ति के लिए जो है इस पाइपलाइन को बनाया गया। 1986 में जो है उससे लेके गेल जो है इसका संचालन कर रहा है। गेल के बारे में आप सब जानते हैं, ये एक महारत्न कंपनी हो गई है गेल। तो पाइपलाइन के जरिए जो है इनका स्थानांतरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है, और तीव्र हवाओं के साथ जो है गरज वाली मूसलाधार वर्षा लेके आता है, और इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को किस नाम से जाना जाता है? ये कहाँ से पढ़ के आएंगे? मानसून से पढ़ के आओगे। जब मानसून के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, भारतीय जलवायु के बारे में जब हम लोग जानेंगे, तो जो गर्मियों में बारिश होती है तो तेज हवाएं चलती हैं जो गर्म गरज के साथ तेज बारिश लेके आती हैं। इनके अलग अलग नाम हो गए हैं। इनको दक्षिण भारत में आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में मैंगो शावर, मैंगो शावर के नाम से, आम्र वर्षा के नाम से भी इनको जाना जाता है। आम्र वर्षा भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल में इनको काल बैशाखी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? इनको काल बैशाखी के नाम से जाना जाता है। लू जो है ये उत्तर भारत में जो गर्म हवाएं चलती हैं, उत्तर भारत में जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको लू कहा जाता है। गर्मियों में जो बारिश नहीं लेके आती है, जबरदस्त गर्मी वाला, तो लू उत्तर भारत में। और राजस्थान की तरफ ये राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा में इनको देखा जा सकता है। गर्म हवाएं लू कहलाती है। काल बैशाखी पश्चिम बंगाल में गर्मियों में जो गरज और चमक के साथ बारिश लाने वाले जो तेज आर्द्र या नमी वाली जो हवाएं हो गई हैं उनको काल बैशाखी के नाम से जो है जाना जाता है। दक्षिण भारत में मैंगो शावर के नाम से भी इनको जाना जाता है, केरला कर्नाटका में। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? गैर पारंपरिक यानी नवीकरणीय जिसको बोला जा सकता है, नवीकरणीय, जिसका नवीनीकरण जो है संभव है, जिसको फिर से बनाया जा सके, जिसको फिर से बनाया जा सके। तो किसको बनाया जा सकता है? ज्वारीय ऊर्जा है, हाँ, पवन ऊर्जा भी है और सौर ऊर्जा भी है। यहाँ पे सौर और पवन, सौर और ज्वारीय अलग अलग कर दिए, तीनों को ही नवीकरणीय यानी गैर पारंपरिक ऊर्जा के सोर्स हो गए हैं। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर हो जाएगा? ए जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला 24/7 फर्स्ट विलेज कौन सा है? पहला गांव, तो ये गुजरात का मोडेरा, गुजरात का मोडेरा जो है, लास्ट टाइम आपने सुना हो न्यूज में, तो यूएनओ के जो महासचिव हैं वो भी आए थे मोडेरा। मोडेरा में सन टेम्पल भी है, मोडेरा का सूर्य मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है, वो भी ध्यान रखिएगा। तो ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जो है वो ऊर्जा के गैर पारंपरिक सोर्स हो गए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद। फिर नेक्स्ट देखिएगा, भारत में कार्यबल यानी वर्क फोर्स आबादी डैश में लोग शामिल होते हैं। वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो किसको कहा गया है? वर्किंग पॉपुलेशन, कितने उम्र वाले लोग जो है वो भारत में कामगर कहलाते हैं। हालांकि खाली बैठे हों लेकिन वर्किंग पॉपुलेशन वाले जो लोग हैं वो 15 से लेके 59 वर्ष के बीच के लोग होते हैं। 15 से 59 के बीच के, 60 से ऊपर वाले नहीं कंसिडर होते हैं। तो यहाँ पे 17, 20 और 16 तो हैं, लेकिन कौन से जो है
वो नहीं है करके आप सबसे पूछा हुआ है, तो ऑप्शन क्या मार्क कर देंगे आप लोग यहाँ से, हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, 14 वर्ष जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद ये वाला हमारा इसका सही आंसर होगा 14 वर्ष, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण डैश दशक के मध्य से डैश दशक के मध्य तक रहता है। हरित क्रांति अगर वर्ल्ड वाइड आप सबसे पूछा जाए और भारत में अगर आप सबसे पूछा जाए तो बताइए किसका नाम आएगा। दुनिया में हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन बोरलॉग का नाम आता है, नॉर्मन बोरलॉग का नाम आता है। और भारत में जो है एम एस स्वामीनाथन आते हैं, एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक के रूप में। और ये समय जो रहा था ये 1966-67 से लेके 1976 तक, 66-67 से 76-77 तक। तो ये जो है कब से स्टार्ट होता है, 1960 से, और कब तक चलता है, 1970। तो इन दो दशकों के मध्य का समय हो गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, डी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एम एस स्वामीनाथन को जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, एशिया का नोबेल इसे कहा जाता है। और हरित क्रांति में हाई यील्ड सीड जो है इनके उत्पादन पर जोर दिया गया था। हाई यील्ड सीड, किन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास यहाँ पे किया गया था, तो गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति ने, खाद्यान्न उत्पादन के लिए गेहूं और चावल में वर्ल्ड वाइड जो है पहले स्थान पर अगर आप सबसे पूछेगा तो कौन है, चाइना, और दूसरे स्थान पर अगर आप सबसे पूछेगा तो कौन है, भारत। गेहूं और चावल के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश आता है, चाइना, जबकि दूसरे स्थान पर कौन सा देश हो गया है आपका, तो दूसरे स्थान पर जो है इंडिया हो गया है। ध्यान रख सकते हैं आप लोग यहाँ से। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं 1960 और 70 के दशक से, आपसे इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है। अभी तो क्वेश्चन जनगणना पे सबसे ज्यादा आप सबको मिलेंगे। दशकीय जनगणना करवाने की जिम्मेदारी जो है वो जनगणना भारत में हम लोग पढ़ के आते हैं 7वीं अनुसूची। इसमें जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। एक पढ़ के आते हैं संघ सूची, एक पढ़ के आते हैं समवर्ती सूची, कनकरेंट लिस्ट कहते हैं इंग्लिश में से, और ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और एक आती है राज्य सूची, जो बच गए वो संविधान संसद के पास है। संघ सूची का विषय है जनगणना, जनगणना संघ सूची का विषय है। यानी संघ सूची का मतलब इसमें शामिल जो भी विषय हैं उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसका होगा, संघ सरकार का, यानी केंद्र सरकार का होगा। और गृह मंत्रालय जो है इसके लिए टोटली रिस्पॉन्सिबल है कि वो जनगणना करवाएगा। और एक है जनसंख्या, जरा मुझे बताइएगा कि जनसंख्या जो है वो किस सूची का विषय है। ये क्वेश्चन मार्क है आप सबके लिए, जनसंख्या जो है वो किस सूची का विषय है। जनसंख्या, ये कमेंट करना है, बताना है जनसंख्या किस सूची का विषय हो गया। गृह मंत्रालय दशकीय जनगणना करवाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग 2019 में भारत डैश मिलियन इस्पात का विनिर्माण करे और संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर रहा। तो इसमें पहले स्थान पे जो रहा था इस्पात में, पहले स्थान पे कौन सा देश रहता है, चाइना इसमें पहले स्थान पे रहा था। चाइना पहले स्थान पे रहा था 1000 मिलियन टन के उत्पादन के साथ, जबकि भारत जो है इसमें 111 के उत्पादन के साथ जो है दूसरे स्थान पे रहता है। तो 1000 से 111 आप सब देख सकते हैं 10% ही है, लेकिन फिर भी दूसरे स्थान पर। तो इस्पात में सबसे आगे कौन है, तो चाइना इसमें सबसे आगे हो गया है। ये मिलियन टन को एम्प्टी लिख देते हैं। 111 मिलियन टन के साथ 2019 में भारत दूसरे स्थान पे रहता है, जबकि चाइना जो है 111 मिलियन टन के इस्पात के साथ जो है पहले स्थान पे रहता है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर इसके बाद इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियों बनाने में किया जाता है। यह किस फसल की बात हो रही है, तो किस फसल से भैया बोरा, चटाई, रस्सी, सूत बनाया जाता है, केला से, ताड़ से, नारियल से। तो ये बनाया जाता है सर जूट से। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं सर गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा होता है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा। इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, बैरकपुर। ये बैरकपुर भी कहाँ पे है, ये बैरकपुर भी वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमारा ऑप्शन ए सही होगा।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद लू किस ऋतु की विशेषता है? लू तो पढ़ के आए थे अभी। लू जो उत्तर भारत में गर्मियों में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? उत्तर भारत में गर्मियों में चलने वाली हवाओं को क्या कहा गया है? लू कहा गया है। तो ग्रीष्म ऋतु की एक घटना हो गई है। ग्रीष्म ऋतु की घटनाएं, तेज हवाएं जो चलती हैं उत्तर पश्चिम से आती है राजस्थान की ओर से, तो ये उनको लू के नाम से जाना जाता है। काल बैशाखी पढ़ के आए थे हम लोग, पश्चिम बंगाल की हो गई है। मैंगो शॉवर पढ़ के आए थे, आमर वर्षा, ये दक्षिण भारत की हो गई है। तो आज हमारे 25 क्वेश्चन यहाँ से ज्योग्राफी के हो जाते हैं कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा, और आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीडीएफ जो है आप सबको एसएससी लॉयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवाई गई हैं। थैंक यू।